हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का 24वां पार्ट है, 24th पार्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का। और इस वीडियो के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति तक का आधुनिक भारतीय इतिहास समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो हम पोस्ट इंडिपेंडेंट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नेहरू युग की शुरुआत करेंगे और उसके प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे। सो ये लास्ट वीडियो है आधुनिक भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति तक का। और इसमें चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इसका कंटेंट थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसको आप लास्ट तक देखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जितनी भी सीरीज चल रही हैं उन सबके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ फेसबुक पे हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पेज लर्न ईजी और फेसबुक ग्रुप लर्न ईजी, उनसे जुड़ने के लिए आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलनों में तृतीय चरण के जो अंतिम भाग है उसका, और चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं की। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गोलमेज सम्मेलनों तक की, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों तक की। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई। जो तत्कालीन भारतीय वायसराय थे उनके द्वारा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। अब अगर बात करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा क्यों की गई, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों की सहायता प्राप्त करना, भारतीय सैनिकों को उसमें इन्वॉल्व करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस प्रस्ताव को पारित करने का था। आगे बात करते हैं मुख्य प्रस्ताव कौन कौन से हुए अगस्त प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव के साथ ही ये कहा जा सकता है कि भारतीयों को एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। और इसके जो मुख्य प्रस्ताव से उस पर चर्चा करते हैं, तो भारतीयों के लिए पृथक संविधान होना। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीयों के लिए पृथक संविधान होना चाहिए। केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये एक अन्य इस प्रस्ताव का मुख्य बिंदु था कि केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन हो और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। भारत रक्षा समिति का गठन हो, उसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाए। अगस्त प्रस्ताव के एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में शामिल था कि भारत रक्षा समिति का गठन हो, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ भारत का शासन किसी ऐसे दल या समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका किसी प्रभावशाली दल से विरोध हो। अर्थात मतलब कि यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो भारतीय दल का जो शासन होगा भविष्य में, वो किसी पर्टिकुलर ऐसे दल को नहीं सौंपा जाएगा जो भविष्य में इस शासन की बागडोर नहीं संभाल पाएगा, और ऐसे दल को ही सौंपा जाएगा या ऐसे समुदाय को ही सौंपा जाएगा जिसका विरोधी कोई प्रभावशाली दल ना हो। युद्ध की समाप्ति पर भारतीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संवैधानिक विकास पर चर्चा की जाएगी। इस प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में, लॉर्ड लिनलिथगो ने यह बात भी कही कि युद्ध की समाप्ति के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति के बाद एक सभा का आयोजन होगा जिसमें भारतीय दल के प्रतिनिधियों के साथ संविधान विकास पर चर्चा की जाएगी। यह प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ठुकरा दिया गया। इसका कारण क्या था, क्यों इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया? तो कारण इसका ये था कि जो कांग्रेस थी वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, इस वजह से उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और मुस्लिम लीग जो कि एक पृथक राष्ट्र चाहती थी, पाकिस्तान, इस कारण इन दोनों ने ही इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव की, जो 1942 ईस्वी में है। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसकी जो तिथि थी वो 30 मार्च 1942 ईस्वी थी। जापान था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा था
और यही एक कारण था कि भारत को भी से खतरा बढ़ गया था। और साथ ही साथ कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग की शर्त रखी कि भारत युद्ध में सहयोग करेगा, लेकिन युद्ध के बाद जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगी। इस शर्त के साथ कांग्रेस ने सहयोग देने की बात कही। 1942 ईस्वी में जब जापान ने सिंगापुर और रंगून पर कब्जा कर लिया, तब चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन का निर्माण करने की घोषणा की। तो जो क्रिप्स मिशन था, इसकी घोषणा जब जापान ने सिंगापुर और रंगून पर कब्जा कर लिया 1942 ईस्वी में, उस समय चर्चिल के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन के निर्माण की घोषणा की गई। और इस मिशन में जो सदस्य थे मुख्य रूप से स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इसके मुख्य सदस्य थे। बात करते हैं सिफारिशों की। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य सिफारिशें क्या रहीं? तो युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी, हालांकि यह बाद में लागू नहीं हुआ। युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो और राष्ट्र कुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त हो। युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए एक सभा का गठन किया जाए जिसमें ब्रिटिश, भारत के प्रतिनिधि और जो देशी रियासतें हैं भारत में, उनके भी प्रतिनिधि शामिल हो। एक अन्य सिफारिश थी क्रिप्स मिशन की, जिसमें यह कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए एक सभा का गठन किया जाए जिसमें ब्रिटिश के और भारत के जो दल हैं उनके और देशी रियासतों के भी प्रतिनिधित्व करता हों। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का अग्रिम चेक करार दिया। तो ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को जवाहरलाल नेहरू ने क्या उपाधि दी या फिर क्या कहा क्रिप्स मिशन के बारे में या क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का अग्रिम चेक करार दिया, जबकि गांधी जी ने इसे अग्रिम तिथि का चेक घोषित किया। इसके साथ ही जो भारतीय इतिहास था, स्वतंत्रता के लिए जो भारतीयों का संघर्ष था, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया, जहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में एक जन आंदोलन की घोषणा की। और साथ ही साथ जब क्रिप्स प्रस्ताव पूर्णतया असफल हो गया, तो गांधी जी ने जो संपूर्ण भारत की जो जनता थी उनसे आंदोलन करने की अपील की। और 7 और 8 अगस्त को बंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जैसे कि हमने पीछे चर्चा की थी, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और जो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन थे उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो पीछे डाला था, अगर आपने वो मिस किया तो उसको देख सकते हैं। तो 7 और 8 अगस्त को बंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज 9 अगस्त 1942 ईस्वी से हो गया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था करो या मरो का, वो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। आगे बात करते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका एक अन्य नाम अगस्त क्रांति भी था। गांधी जी ने जो जनता के लिए अपना भाषण प्रस्तुत किया, जो जनता से अपील की, उन पे अगर नजर डालते हैं तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी ना छोड़ने का अपील किया और साथ ही साथ नौकरी में बने रहने के साथ कांग्रेस के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखने की भी अपील की। देशी रियासतों के नरेश से अपील की कि वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करें और राज्य की जनता से भी ये कहा कि वह अपने नरेश पर पूर्ण विश्वास करें और उनका पूर्ण सहयोग करें। छात्र दल से भी इस आंदोलन से जुड़ने के लिए कहा गया। इस आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय समितियों पर प्रतिबंध लगाया गया। और जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय समिति पर प्रतिबंध लगाया गया तो यह भारतीय जनता में एक उबाल का कारण बना और भारतीय जनता जो है बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो गई। और यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें यह कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता थी उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ था। यह एक जन आंदोलन साबित हुआ था और यह आंदोलन हिंसा और अहिंसा का मिश्रित रूप था। इसी आंदोलन में एक अन्य जो रूप था या अन्य पहलू पर चर्चा करते हैं तो 4 अगस्त को ऊषा मेहता ने सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण का आरंभ किया। रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम ऊषा मेहता ने आरंभ किया जो 14 अगस्त को आरंभ हुआ। और इसी क्रम में एक केंद्र का जो नेतृत्व किया वो बाबू भाई ने किया। तो रेडियो प्रसारण का जो सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया वो ऊषा मेहता ने 14 अगस्त को किया और बाबू भाई ने इसका नेतृत्व साथ साथ किया। जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर बोलते थे। इस रेडियो प्रसारण से जो जनता प्रभावित हो रही थी, जो जनता और ज़्यादा जागरूक हो रही थी, उसको संज्ञान में लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर में रेडियो प्रसारण के सदस्यों को खोज लिया और ऊषा मेहता और बाबू भाई को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। आगे बात करते हैं 9 अगस्त को ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई और इसमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया जबकि अन्य कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। ये सवाल कई बार पूछा गया है, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन से गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया जबकि अन्य कांग्रेसियों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। 10 फरवरी 1944 ईस्वी में गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास आरंभ किया और इस उपवास का देश की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उपवास के कारण गांधी जी की जो स्वास्थ्य समस्याएं थी वो बढ़कर सामने आई और बीमारी के कारण ही 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी रिहा कर दिए गए। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में समानांतर सरकारों का भी निर्माण हुआ। तो कहां पर कौन सी सरकारों का निर्माण हुआ उन पर नजर डालेंगे। तो बलिया जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का निर्माण हुआ। बंगाल के तामलुक में सतीश सावंत के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का नेतृत्व हुआ। इसमें तामलुक जाति सरकार का नाम दे रखा था। 17 में नाना पाटिल और वाईपी चौहान के नेतृत्व में समानांतर सरकार का निर्माण हुआ। आगे बात करते हैं सीआर फार्मूला क्या था। सी राजगोपालाचारी सीआर फार्मूला जिन्होंने प्रस्तुत किया। सी राजगोपालाचारी ने भारत के सांप्रदायिक समाधान के लिए, जो भारत में सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, उसके समाधान के लिए मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए एक योजना तैयार की। राजगोपालाचारी ने यह मत प्रस्तुत किया कि जो फूट पड़ रही है देश की एकता में या फिर जो स्वतंत्रता प्राप्ति में जो बाधाएं सामने आ रही हैं उसके समाधान के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग के जो पाकिस्तान की मांग थी उसको स्वीकार करने का निर्णय लिया और उसके लिए एक योजना तैयार की। और जो ये योजना तैयार की थी, इसी योजना के आधार पर गांधी जी ने जिन्ना से बात की थी, लेकिन उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया था। अब आगे बात करते हैं कि इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। तो मुस्लिम लीग पूर्ण स्वाधीनता में सहयोग देगी। सीआर फार्मूले में ये कहा गया कि मुस्लिम लीग जो पूर्ण स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग देंगे। युद्ध के उपरांत यह निर्धारित करना होगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए या नहीं। युद्ध तक यह निर्धारित नहीं होगा, लेकिन जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को अलग राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया जाए या नहीं। आगे बात करते हैं बेबल योजना की, जो 1945 ईस्वी में आई। लॉर्ड बेबल विश्व युद्ध में भारतीय लोगों के सहयोग के लिए एक योजना तैयार की जो 14 जून 1945 ईस्वी को प्रभाव में आई। जो लॉर्ड बेबल थे उन्होंने
भारतीयों के सहयोग की, जो सहयोग चाहते थे भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके लिए एक योजना तैयार की 14 जून 1945 को, जो प्रभाव में आई। इस योजना के मुख्य बिंदु क्या थे? केंद्र में नई कार्यकारिणी का गठन, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय इसके सदस्य होंगे। मतलब इसमें यह कहा गया बेबल योजना में कि जो एक केंद्र में जो नई कार्यकारिणी का गठन होगा, उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ, ये दो लोग केवल ब्रिटिश शासन के होंगे, बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। और इसमें जो भारतीय सदस्य होंगे उनमें 40% हिंदू, 40% मुस्लिम और 20% अन्य समुदाय के लोग होंगे। साथ ही साथ बेबल योजना में एक अन्य बात कही गई कि रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी मामले भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। तो ये दो मुख्य बिंदु थे बेबल योजना के। इसके बाद जो शिमला सम्मेलन हुआ वो बेबल योजना के ही कारण हुआ। बेबल योजना पर परामर्श के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जो शिमला में हुई, और ये 25 जून 1945 ईस्वी को हुई, जिसमें कुल 21 नेताओं ने भाग लिया। तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ, जिसमें कुल 21 नेताओं ने भाग लिया, और इसका मुख्य कारण बेबल योजनाओं पर परामर्श के लिए बैठक करना था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं में अबुल कलाम आजाद को कार्यकारिणी के लिए चुना, किंतु जिन्ना ने इसको अस्वीकार किया। जिन्ना का यह मत था कि जो मुस्लिम नेता हैं उनको चुनने का अधिकार भी मुस्लिम लीग के पास ही रहेगा। इसी वैचारिक मतभेद के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। अब आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन की, 1946 ईस्वी की। और कैबिनेट मिशन पर चर्चा करने से पहले हम एक बार ये ध्यान देंगे कि ब्रिटेन में 1945 ईस्वी में आम चुनाव हो गया था, जिसमें लेबर पार्टी की विजय हुई थी, और लेबर पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो इटली की सरकार बनी थी। और इटली का यह मत था कि वो भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसके बाद जो मुख्य घटना सामने आई कैबिनेट मिशन, उस पर चर्चा करते हैं। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इटली ने भारत की समस्याओं के लिए एक दल भारत भेजा। भारत की जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए एक दल को भारत भेजा। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को एक दल का गठन हुआ, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। तो कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ वो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ, और इस दल के जो मुख्य सदस्य थे वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। ये महत्वपूर्ण तिथि है, 23 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। भारत के लगभग सभी दलों के नेताओं से वार्ता के बाद भी इसका कोई लाभ नहीं निकला। जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया और उसने सभी दल के सभी नेताओं से बात की, लेकिन इस वार्ता का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बाद में शिमला में आयोजित हुए सम्मेलन में भी कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। इसके बाद जब भी कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आया तो 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से ही एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। तो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, ये इसका मुख्य बिंदु था। प्रत्येक प्रांत से प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा। प्रांतों के लिए निर्धारित स्थान स्थानीय मुस्लिम, सिख और अन्य जनसंख्याओं के आधार पर होगा। मतलब प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व करता होगा वो प्रांत के स्थान में जो स्थानीय मुस्लिम, सिख और अन्य जनसंख्या जो वहां निवास करती है उसके अनुसार चुना जाएगा। सभी दलों के सदस्यों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई भी दल अंतरिम सरकार के गठन का विरोध करता है उसके बावजूद भी अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो आइए आगे चर्चा करते हैं अंतरिम सरकार के गठन की। शुरुआत में जब अंतरिम सरकार के गठन की बात आई तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन की योजनाओं को अस्वीकार करके इसका विरोध किया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने पुनः पहले तो विरोध किया और बाद में शामिल हो गए। और इसके बाद 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में
जो 16 अगस्त 1946 ईस्वी था उसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। अंतरिम सरकार के गठन के लिए पहले मुस्लिम लीग ने मना किया, लेकिन बाद में यह पाकिस्तान की मांग ना करने पर शामिल भी हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद मुस्लिम लीग ने पुनः पाकिस्तान की मांग पर जोर देना आरंभ कर दिया और इसी क्रम में 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था उसको घोषित किया, 16 अगस्त 1946 ईस्वी। और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को काफी ज्यादा दंगे भी भड़के। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 ईस्वी को हुई और अंतरिम सरकार ने कार्य 2 सितंबर 1946 ईस्वी को आरंभ किया। मुस्लिम लीग पहले इसमें शामिल नहीं हुई, जैसे कि अभी चर्चा की। कालांतर में यह अक्टूबर 1946 ईस्वी में इसमें शामिल हुई। लियाकत अली को मुस्लिम लीग का वित्त मंत्री पद प्रदान किया गया था। जो लियाकत अली था मुस्लिम लीग के, उनको अंतरिम सरकार के गठन में, जो अंतरिम सरकार थी उसमें वित्त मंत्री पद प्रदान किया गया था। और लियाकत अली के साथ साथ अगर चर्चा करते हैं कि अंतरिम सरकार में जो अन्य मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे उसमें लियाकत अली के साथ साथ जो रजा गजफर अली और अब्दुल रब निस्तार भी मुख्य थे। और अगर कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बात करते हैं तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी और जगजीवन राम मुख्य रूप से शामिल थे। आगे चर्चा करते हैं माउंटबेटन योजना की। माउंटबेटन योजना क्या थी? 22 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और सत्ता के स्थानांतरण में अपना सहयोग आरंभ किया। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ये 34वें गवर्नर जनरल थे और ये भी कह सकते हैं कि ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे जो परतंत्र भारत था उसके। तो ये 22 मार्च 1947 को भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन और सत्ता के स्थानांतरण में अपना सहयोग आरंभ किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन को अनिवार्य बताया और इन्होंने अपनी एक मुख्य प्रस्ताव, अपनी योजना पेश की। उसके अनुसार पंजाब, असम और बंगाल की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। साथ ही साथ देशी रियासतों का निर्णय उन पर छोड़ दिया गया कि वे कहाँ रहना चाहते हैं। देशी रियासतें पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। सिंध व बलूचिस्तान के लिए एक प्रांतीय मंडल का गठन किया जाएगा, यह एक अन्य बिंदु था। साथ ही साथ बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में बांटा जाएगा। माउंटबेटन योजना के आधार पर 22 जून 1947 ईस्वी को एक विधेयक पारित हुआ जो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश की संसद में पेश हुआ। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर जो विधेयक पारित हुआ, वो विधेयक तैयार हुआ वो 22 जून 1947 ईस्वी को और पेश हुआ 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश की संसद में। 18 और 19 जुलाई को यह विधेयक संसद से पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को इस पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज VI के हस्ताक्षर हुए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। वो क्या था? इसके अनुसार भारत व पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे, मतलब भारत व पाकिस्तान नाम के 2 डोमेनियम की स्थापना होगी और देशी नरेश अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान किसी एक राष्ट्र को चुन सकते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम में यह कहा गया कि जो देशी नरेश हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एक राष्ट्र को चुन सकते हैं जहां वो रहना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद ब्रिटिश संसद में पारित होने वाला कोई भी कानून भारत और पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। दोनों डोमेनियम में 1935 ईस्वी का अधिनियम तब तक लागू रहेगा जब तक इनका अपना संविधान निर्मित नहीं हो जाता है। जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, उसमें यह कहा गया कि जब तक दोनों राष्ट्र अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक 1935 का अधिनियम लागू रहेगा। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान निर्माण हो गया।
जिसमें प्रधानमंत्री जो थे वो लियाकत अली बने और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए। साथ ही साथ भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजागोपालाचारी थे। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित और सी राजागोपालाचारी से संबंधित। राजगोपालाचारी जो थे वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसी के साथ जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का जो 24वां वीडियो था वो समाप्त होता है और अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे इसके आगे जो प्रमुख आंदोलन हुए या फिर ये कह सकते हैं नेहरू युग की और उसके आगे के प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।